गाजर रोज खाने लग जाओ और सोचो कि मेरी आंखों में कभी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, ऐसा नहीं होगा। Welcome to our online talk show, where we have the pleasure of hosting Dr. Ashish Markan today, our distinguished vitreal retina and UVA specialist. अगर common man की बात terms में बात करें तो he's an eye specialist. Very warm welcome, Dr. Ashish, for joining us today, despite of your hectic schedule, and I can see that you are not feeling well. So welcome to our show. Thank you so much. Yeah, I think just running down with fever, but really happy to connect with you. And I think it is a good opportunity to reach to so many people. उनसे बात करेंगे, we'll let them know about various myths जो eye health से related prevalent हैं, and कुछ eye diseases के बारे में बात करेंगे. I think I'm just looking forward for the session. तो डॉक्टर आशीष जो है वो पास आउट है प्रीमियम कॉलेज के इंडिया के, जहाँ पर हर स्टूडेंट या पेरेंट्स अपना देखते हैं कि इनके बच्चे पढ़ें. ही इज पास आउट फ्रॉम एम्स न्यू दिल्ली एंड PGIMER चंडीगढ़ एंड ही प्रैक्टिसेस इन न्यू दिल्ली करेंटली. डॉक्टर आशीष को मैंने ओटी में ना ढूंढकर मैंने उनको इंस्टा पर देखा, जहाँ पर उनकी रील्स काफी पॉपुलर हो रही है. इज बिकमिंग वायरल ऑन इज वेरी लाइट हार्टेड रील्स, जहाँ पर वो बड़ी छोटी सी टाइम में 15 सेकंड्स का जो टाइम होता है 30 सेकंड्स का रील्स पर बड़े ह्यूमरस वे में छोटी छोटी बातें वो मिथ्स है मिसकंसेप्शन से वो ब्रेक कर रहे हैं. तो उसके लिए भी कांग्रेचुलेशन एंड आई होप योर जर्नी कंटिन्यूज एंड पीपल कीप सीइंग योर इन्फॉर्मेटिव वीडियोस. तो अगर हम उसके बाद अगर हम बात करें, क्योंकि लोगों को वही आजकल लैंग्वेज समझ में आती है, मैं बॉलीवुड से स्टार्ट करूँ, जहाँ पर ये क्लीशेड से वर्ड है, दिल प्यार मोहब्बत के बाद जो ऑब्जेक्ट मिलता है शायर को वो आईज होता है. कितने ही गाने हमने देखे हैं, तेरी झील सी नीली आंखें, इन आंखों की मस्ती में, या फिर जावेद अख्तर साहब का है कि तेरी आंखों में अजब सी हवाएं हैं. तो इन हवाओं को आप आंखों की अजब सी ना करके ठीक रखें अपनी हवाएं. अपना तो ख्याल करें, लेकिन इन शायरों का भी ख्याल करें कि इनको एक ऑब्जेक्ट मिलता रहे, अपनी शायरी के लिए इंस्पिरेशन और मोटिवेशन मिलती रहे. तो यहाँ से हम बिफोर वी delve deep into our topic that how different diseases of BP and then diabetes और ये क्या है, एथराइटिस है एंड देन माइग्रेन है, हाउ दीज अफेक्ट योर आई हेल्थ. तो ये हम डिस्कस करेंगे, बट बिफोर दैट वी वुड लाइक टू नो द जर्नी ऑफ आशीष, कि वो कैसे इंस्टीट्यूट्स में उनको इन प्रीमियम इंस्टीट्यूट्स में एडमिशन मिला, कैसे उनके जर्नी थी, क्या उनके सपने थे और कैसे वो कनेक्ट करते हैं जो उन्होंने 10 साल पहले जब उन्होंने वो 12th में होंगे सोचा होगा, तो वो किस तरह कनेक्ट करते हैं, कितनी इंपॉर्टेंस है उनकी आज, क्या स्ट्रगल्स रहे और क्या चैलेंजेस रहे. पता MBBS फ्रॉम GMC पटियाला, तो इट इज अ गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज इन पंजाब. तो जब हम अंडर ग्रेजुएट थे तो इट वाज ऑलवेज अ ड्रीम. आई थिंक इट इज अ ड्रीम ऑफ एवरी MBBS कि वो एम्स में एंटर करे, या फिर एक कोई प्रीमियम इंस्टीट्यूट जो है जैसे कि PGI हो गया, जिपमर हो गया साउथ में, या न्यू दिल्ली एम्स हो गया, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट. तो दे दे हैव दिस ड्रीम कि हाँ वहाँ हम अपनी कोई डिग्री परस्यू करें, पोस्ट ग्रेजुएशन परस्यू करें. तो आई कंसिडर माई सेल्फ वेरी लकी कि आई डिड माई पोस्ट ग्रेजुएशन फ्रॉम ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज न्यू दिल्ली. एंड वहाँ पे भी एक जो आई की एक डेडिकेटेड बिल्डिंग है, डेडिकेटेड इंस्टीट्यूट है, दैट इज द राजेंद्र प्रसाद सेंटर फॉर ऑप्थेल्मिक साइंसेज, विच इज इन शॉर्ट वी कॉल इट RP सेंटर. तो RP सेंटर जो है वो एपेक्स सेंटर है इंडिया का. वहीं से सारे जो गाइडलाइंस निकलती हैं आई हेल्थ को लेके और आई डिजीजेस को लेके, जैसे कि NPCB के प्रोग्राम्स हैं, वो सब वहीं से गाइडलाइंस वगैरह डेवलप की जाती हैं. तो एम्स इज द गाइडिंग, इट इज अ गाइडिंग पिलर टू ऑल द अदर ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट इन द कंट्री. तो आई वाज वेरी लकी इनफ कि मैंने उन लोगों के साथ काम किया है वहां पर, जिन्होंने इतना इंडिया को ऑकुलर हेल्थ, आई हेल्थ और नेशनल प्रोग्राम फॉर कंट्रोल ऑफ ब्लाइंडनेस, इन सब के अंदर कंट्रीब्यूशन दिया है. उसके बाद आई ज्वाइंड ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट इन 2014 एज अ पोस्ट ग्रेजुएट. तो मैंने 2017 में अपनी पोस्ट ग्रेजुएशन खत्म करी, 3 साल की पोस्ट ग्रेजुएशन थी. उसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप था, जो नेक्स्ट हर्डल था, कि वंस यू हैव डन योर ऑप्थेल्मोलॉजी ट्रेनिंग नाउ, बिकॉज ऑप्थेल्मोलॉजी इज अ वेरी वेरी इवॉल्विंग ब्रांच. अभी जो ऑप्थेल्मोलॉजी है, इट इज नॉट जस्ट एक जनरल ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट. आप कहीं पे भी देखोगे तो उसमें सुपर स्पेशलाइजेशन आ गई है. सो इफ यू गो टू एन ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट, ही विल आइदर बी अ कॉर्निया स्पेशलिस्ट, अ रेटिना स्पेशलिस्ट, अ यूविया स्पेशलिस्ट, या फिर अ फेको रिफ्रैक्टिव. तो बेसिकली आंख के अंदर मल्टीपल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया गया आई को लास्ट 15-20 ईयर से, और हर कोई ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट एक पर्टिकुलर ब्रांच फॉलो करता है. तो नेक्स्ट हर्डल यही था कि अब नेक्स्ट कौन सी ब्रांच करनी है. तो उसके लिए भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम होता है एम्स में, दैट इज द सीनियर रेजिडेंसी का जो एग्जाम है. तो अगेन इट इज अ कॉम्पिटिटिव एग्जाम एंड एंट्रेंस एग्जाम. तो ऑल इंडिया लेवल पे कंडक्ट किया जाता है. तो आई क्लियर दैट एग्जाम एंड आई वांटेड विट्रो रेटिना. मेरी वो ड्रीम ब्रांच थी टू डू विट्रो रेटिना.
बिकॉज इट इज वन ऑफ द मोस्ट चैलेंजिंग ब्रांचेस इन ऑफ्थल्मोलॉजी। आई के अंदर अगर सबसे टफ और सबसे चैलेंजिंग ब्रांच है वो विट्रोरेटिना को माना जाता है। सो आई वाज लकी इनफ कि मेरे को वहां पे एडमिशन मिला एम्स के अंदर दोबारा से, एंड देन आई स्टार्टेड माय जर्नी ऑफ सर्जिकल विट्रोरेटिना ट्रेनिंग एंड यूविया ट्रेनिंग। तो यूविया इज आल्सो अ पार्ट ऑफ पोस्टीरियर सेगमेंट ऑफ द आई। तो अगर आप देखोगे जो आगे की तरफ दिखता है वो सब तो कॉर्निया है, लिड है, लेकिन पीछे की तरफ जहां से मेन विजन आती है दैट इज द विट्रोरेटिना पार्ट। द रेटिना एंड द यूविया पार्ट जो है वो पोस्टीरियर सेगमेंट ऑफ द आई में है। तो मैंने वो खत्म किया अपना, वहां पे ट्रेनिंग ली। उसके बाद देन पीजीआई चंडीगढ़ के अंदर इट वाज वन ऑफ द फर्स्ट प्रोग्राम्स जो पीजीआई ने स्टार्ट किया था, दैट इज द एमसीएच। तो एमडी के बाद नेक्स्ट जो स्टेप था दैट वाज एमसीएच और सुपर स्पेशलाइजेशन। एमसीएच या फिर जिसको डीएम बोलते हैं, नॉन सर्जिकल ब्रांचेस। तो मैंने फिर 3 इयर्स की वहां पे विट्रोरेटिना में एक्सटेंसिव ट्रेनिंग ली, विट्रोरेटिना सर्जिकल ट्रेनिंग। And then finally, after completing 4.5 years of vitreoretina training, I finally came into private practice. So right now I am working as a vitreoretina specialist, a uvea specialist, and working in I7 Hospital, Lajpat Nagar, Delhi. So That this is is how the very, journey has been. Yeah. डॉक्टर आशीष, दैट इज वेरी इंफॉर्मेटिव। लेकिन अगर मैं स्टूडेंट्स के पर्सपेक्टिव से बात करूं कि मैंने जैसे कहा कि बड़ा ड्रीम डेस्टिनेशन है लोगों का ये पढ़ना, तो आजकल जैसे एक बहुत ही कॉम्पिटिटिव सा माहौल हो गया, वैसे हमेशा रहा है, बट अब एक जीने मरने की वो बातें आने लगी हैं, अगर नहीं यहाँ पर हुआ तो क्या एक आप स्टूडेंट्स को मैसेज देना चाहेंगे कि किस तरह वो अप्रोच करें इन चीजों को, इन चैलेंजेस को? देखिए, आई वुड जस्ट सजेस्ट कि इसमें जीने मरने का तो देखो नहीं है, बिकॉज आई डोंट थिंक, अगर ऑब्वियसली हम सब लोग कुछ ना कुछ ड्रीम करते हैं। अब अगर मैं आज की डेट में भी आई माइट, लोगों के लिए मैं मेरे को उनको लगता होगा कि ही हैज अचीव्ड सो मच कि एम से एमडी करिए, एमसीएच करिए, बट स्टिल आई स्टिल हैव मेनी ड्रीम्स। तो हर किसी को कुछ ना कुछ ड्रीम्स रहते हैं, बट ये जरूरी नहीं है कि ऑल योर ड्रीम्स गेट फुलफिल्ड। बिकॉज अगर लाइफ में एक दरवाजा बंद होता है तो दूसरा जरूर खुलता है। तो अगर सपोज समबडी एक्चुअली, जो आजकल यंगस्टर्स हैं हु आर इनटू सो मच ऑफ बर्डन, सो मच ऑफ प्रेशर कि वो डिप्रेशन में चले जाते हैं और दे ट्राई टू कमिट सुसाइड बिकॉज ऑफ दिस एकेडमिक अनअचीवमेंट्स, वो नहीं क्रैक कर पा रहे नीट का एग्जाम, नीट पीजी का एग्जाम। तो आई थिंक दिस नथिंग टू बी डिप्रेस्ड अबाउट इट। ऑब्वियसली अगर आप फर्स्ट अटेम्प्ट में नहीं कर पा रहे हैं, यू कैन गिव इट अ सेकंड चांस, यू कैन गिव इट अ थर्ड चांस, एंड स्टिल इफ यू फील कि नहीं हो रहा है, there is always some other option, and कुछ अच्छा ही लिखा होगा आपके लिए लाइफ में, and maybe you are not destined to become or go through this path, and there must be some other door or some other way which might bring you more happiness। हमें पेरेंट, एज अ पेरेंट, लोगों को निकालनी पड़ेगी ये बात कि डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, लॉयर्स यही एक प्रोफेशन है। प्रोफेशन, दैट इज एंड वेरी एप्ट डॉक्टर हाँ, आशीष, कि आप मेहनत करते रहिए। और अगर हम और आप भी देखें तो 10 साल पहले हम जो चीजें सोचते थे, अब शायद वो इतनी मायने रहे नहीं हैं। पहले वो जो बिल्कुल एक लाइफ गोल था, अब लगता है कि हम क्यों इतना चाइल्डिश सोच रहे थे। देयर आर मेनी अपॉर्चुनिटीज दैट विल बी कमिंग अहेड अवर वे। या वो वो तब हमको दिखाई नहीं देती, बट ग्रेजुअली फिर हमको दिखाई देती। डेफिनेटली डेफिनेटली, बिकॉज हमारा जो माइंड है वो बहुत ज्यादा लिमिटेड, क्योंकि हम अपने आसपास की वो पीयर सराउंडिंग्स प्रेशर से होता है अफेक्ट ना, बहुत आसपास होते आप हैं। देख रहे हैं, उसका हो गया, मेरा नहीं हुआ, हाँ, उसके बेटे बट का हो गया, अगर मेरे आप बेटे का नहीं। अगर आज की डेट में भी हम देखेंगे, व्हेन आई वाज इन स्कूल आई वाज द टॉपर एंटायर 12 years of my schooling। बट उस टाइम पे कुछ ऐसे लोग भी थे who were not that good in studies। I would not say that they, I they didn't have understand. will to study, but right now आज की डेट में भी they are doing really good। तो ऐसा नहीं है कि हर पढ़ने वाला इंसान ही सक्सेसफुल हो रहा है, एंड दिस इज द ओनली प्रोफेशन। आई me being a doctor, I would not say कि डॉक्टरी मत करो या डॉक्टरी करो या you have these fixed ideas in your mind। You should always be open to other things in life, and because as At the already end, what told I you, believe is कि there is no substitute to hard work। आप हार्ड वर्क करते रहो, फिर जो भी आपके लाइफ में yeah, आपको मिलता है, तो दैट इज गुड फॉर यू। definitely, शायद वो आपके लिए था ही definitely, नहीं जो आपको नहीं मिला। हाँ, definitely, definitely। So let's come to our topic today। अभी एग्जाम टाइम भी है, तो आई वुड से गुड लक टू स्टूडेंट्स, एंड शायद ये मैसेज उनके लिए वर्क करे जो स्ट्रेस से आजकल वो गुजर रहे हैं। तो कमिंग बैक टू आवर टॉपिक, लेट्स स्टार्ट विद हाई ब्लड प्रेशर। हाई ब्लड प्रेशर कंडीशन के लिए था ही नहीं जो आपको नहीं मिला। हाँ, definitely, definitely। So let's come to our topic today। अभी एग्जाम टाइम भी है, तो आई वुड से गुड लक टू स्टूडेंट्स, एंड शायद ये मैसेज उनके लिए वर्क करे जो स्ट्रेस से आजकल वो गुजर रहे हैं। तो कमिंग बैक टू आवर टॉपिक, लेट्स स्टार्ट विद हाई ब्लड प्रेशर।
हाई ब्लड प्रेशर या कंडीशन होती है, जो मुझे समझ में आती है कि शायद वो हार्ट की वज़ह से होती है और हमारा ब्लड प्रेशर ऊपर-नीचे होता है। तो मुझे तो ख़ैर आइडिया नहीं था, लेकिन अब जैसे मैंने देखा, आप इसके बारे में रिसर्च करी, तो हाई ब्लड प्रेशर से भी आई पे इफ़ेक्ट होता है। तो आप मुझे क्या या बताना चाहेंगे हमारी ऑडियंस को कि क्या मतलब कैसे हाई ब्लड प्रेशर कनेक्ट करती है हमारी आँखों को? देखिए जो अ, आई जैसे आपने पहले बताया था कि आई बहुत सारे पोएट्स ने, बहुत सारे राइटर्स ने आई के बारे में बहुत कुछ लिखा है। उसी तरह से इंग्लिश में कहावत है कि आईज़ आर द विंडो टू द सोल। मतलब आपके इमोशंस जो हैं वो आईज़ में आ जाते हैं। आप सैड हैं तो दिखेगा, है आप खुश हैं तो दिखेगा, आपको डर है तो दिखेगा। इसी तरह से अगर हम साइंटिफिकली या मेडिकल कॉन्टेक्स्ट में बात करें आईज़ की, आईज़ इज़ द ओनली ऑर्गन इन द बॉडी जिसमें आप डायरेक्टली ब्लड वेसल्स को भी विजुअलाइज़ कर सकते हैं। मतलब अगर हम आई का रेटिना चेक करते हैं, अगर आई डू अ फंडोस्कोपी ऑफ द आई, आई के अलावा ऐसी बॉडी में कोई भी ऑर्गन नहीं है जहां पे आप डायरेक्टली ब्लड वेसल्स को देख सकते हो। अब जो ब्लड प्रेशर है वो क्या है, बेसिकली जो आपकी वेसल्स के अंदर प्रेशर है उसमें जो चेंजेस आ रहे हैं। अगर आपकी वेसल्स विद एज नैरो डाउन हो रही है तो आपका ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है। अब ये बाकी की बॉडी में तो कहीं दिखता नहीं है कि कहाँ चेंजेस आ रहे हैं। ना आपको ब्रेन में पता लगेगा, ना हार्ट में पता लगेगा, ना लीवर में पता लगेगा, ना किडनी में पता लगेगा। वो तो अचानक से अगर किसी को मायोकार्डियल इन्फेक्शन हो गई या जिसको हम हार्ट अटैक बोलते हैं, किसी को एकदम से स्ट्रोक आ गया, तो उन केसेस के अंदर आपको पता लगता है कि हाँ, इनको तो ब्लड प्रेशर भी है। लेकिन आई एक ऐसा ऑर्गन है जहां पे हम डायरेक्टली देख के सस्पेक्ट कर सकते हैं कि इस पेशेंट को ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम हो सकती है। एंड ट्रस्ट मी ऑन दिस, मैं अपनी ओपीडी में रोज एक या दो पेशेंट्स को न्यूली डायग्नोज ब्लड प्रेशर डायग्नोज करता हूँ। मतलब कि पेशेंट्स मेरे पास एक रूटीन चेकअप के लिए आए हैं, मैं उनका रेटिना चेक किया एंड आई टेल देम कि आपको बीपी की प्रॉब्लम है। पेशेंट बोलेगा नहीं सर मुझे तो नहीं है। आई टेल देम कि आप एक बार जाके ब्लड प्रेशर चेक कराइए साथ वाले कमरे में। वो ब्लड प्रेशर चेक कराते हैं, उनका बीपी बढ़ा हुआ आता है। बिकॉज आंखों में हम डायरेक्टली ब्लड वेसल्स को देख पाते हैं, हमें पता है कि बीपी बढ़ने की वजह से क्या चेंजेस आ सकते हैं। इसमें चेंजेस इस लेवल के भी आ सकते हैं कि आपकी जो विजन है वो बिल्कुल ड्रॉप डाउन कर सकती है, जिसको हम बोलते हैं ब्रांच रेटिनल वेन अक्लूजन या सेंट्रल रेटिनल वेन अक्लूजन। तो हमारे पर्दे में जो वेसल्स हैं उनका अक्लूजन हो जाता है, जिसकी वजह बीपी की वजह से वेसल्स के अंदर नैरोइंग हो गई है और अक्लूजन हो गया। अक्लूजन का मतलब है कि ब्लड सप्लाई पर्दे को जाना बंद हो गया है। जब पर्दे को ब्लड सप्लाई जाना बंद हो जाता है किसी बीपी के पेशेंट में, तो उसमें पर्दे के अंदर स्वेलिंग आती है और पेशेंट की विजन कम हो जाती है। पेशेंट की पर्दे के आगे ब्लड आ सकता है, जिसको हम विट्रस हेमरेज बोलते हैं, रेटिनल हेमरेजेस बोलते हैं टेक्निकल टर्म्स में, या फिर मैकुलर एडिमा बोलते हैं। तो कुछ कई बारी तो पेशेंट्स हमारे पास डायरेक्टली प्रेजेंट करते हैं कि उनको सडनली दिखना कम हो गया, उनको कुछ नहीं पता उनको बीपी है कि नहीं। पेशेंट मेरे पास आ रहा है कि डॉक्टर साहब किसी ने बोला है कि पर्दे वाले डॉक्टर को दिखा लो। हमने चेक किया तो उसमें उसको बीआरवीओ है, जिसको ब्रांच रेटिनल वेन ऑक्लूजन बोलते हैं, विट्रस हेमरेज है। मैं बोलता हूँ बीपी की प्रॉब्लम है, पेशेंट इज लाइक नहीं सर बीपी की प्रॉब्लम तो नहीं है। बीपी चेक कराते हैं तो बीपी उनका 200/120, 200/130 इस तरह से बीपी आता है। तो ब्लड सकता है, सेंट्रल रेटिनल वेन ऑक्लूजन हो सकता है, ऑकुलर इस्चेमिक सिंड्रोम हो सकता है, पेशेंट को ग्लूकोमा भी हो सकता है। इसी तरह से पेशेंट की आंख में विट्रस तो ये हेमरेज हो ज़रूरी सकता है है। हर किसी को हो? जिसको भी ब्लड प्रेशर है, या नहीं, किसी को हो सकता है? किसी-किसी को होगा और नहीं ये बाकी सब, क्योंकि मैं जनरली हाँ, सबको ही ये देखती हूँ आजकल बीपी है। हाँ। बीपी की प्रॉब्लम तो बहुत प्रेवलेंट है, बट ये ज़रूरी नहीं है कि ये सबको हो। क्योंकि कुछ पेशेंट्स में जिनमें बहुत इर्रेगुलरली स्पाइक्स आ रही हैं ब्लड प्रेशर की, बहुत अनकंट्रोल्ड ब्लड प्रेशर है, बहुत लंबे टाइम से ब्लड प्रेशर है, उन पेशेंट्स में रिस्क ज़्यादा है। या फिर उनको और डिटेक्ट इसके नहीं हुआ, साथ लाइक यू सेड, आप लोगों ने देख के बताया और वो बगैर दवाई हाँ, के ही जी रहे हैं। हाँ, क्योंकि ब्लड प्रेशर ऐसे बता के तो आएगा नहीं कि मैं हुँ, आ गया हूँ। वो तो बॉडी में ब्लड प्रेशर है, पेशेंट को तो पता लगेगा नहीं मेरे को ब्लड प्रेशर है, हुँ, कुछ ना कुछ कभी सिम्पटम आएँगे तभी पता हुँ, लगेगा। ऐसे तो नोबडी कैन टेल कि अब आज की डेट में मेरे को भी मैं लग रहा हूँ कि मैं हेल्दी हूँ। हो सकता है मैं बीपी करवाऊँ अपना, तो ऑकेजनली मेरे कहने का मतलब है कि आफ्टर 50-55 इयर्स ऑफ एज आपको ऑकेजनली बीच-बीच में मे बी एवरी 3 मंथ्स, एवरी 6 मंथ्स एक बार अपना रूटीनली ब्लड प्रेशर चेक कर लेना चाहिए। जी। तो एक हमारे पास क्वेश्चन भी आया था कि माय मदर इज़ 52 इयर्स ओल्ड एंड हैज़ अ हाई बीपी प्रॉब्लम। तो इफ शी डू हाँ जी। मोर आई एक्सरसाइजेस, तो क्या उनका ब्लड प्रेशर भी ठीक हो जाएगा? क्या वाइस वर्सा है कि ये ठीक होगा तो वो भी ठीक हो जाएगा? नहीं, आई एक्सरसाइज़ का देखिए कोई भी रोल नहीं है। हुँ, आई एक्सरसाइज एक्सरसाइज क्या करती है? एक्सरसाइज आपके मसल्स को स्ट्रॉन्ग करती है। अगर आप कोई भी एक्सरसाइज करते हो, आप जिम में वेट लिफ्ट्स करते हो तो आपके मसल्स स्ट्रॉन्ग होते हैं। उसी तरह से जब हम आई एक्सरसाइजेस करवाते हैं कुछ पेशेंट्स को, वो उन्हीं के लिए है जिनके आई के मसल वीक हैं। उस कंडीशन को बोलते हैं कन्वर्जेंस इनसफिशिएंसी। मतलब कि अगर पेशेंट किसी किसी चीज पे फोकस कर रहा है तो उसका फोकस लूज हो जाता है आफ्टर 15-20 मिनट्स, क्योंकि आई के मसल जो है वो थक जाते हैं या उनमें फटीग आ जाता है। तो उसके लिए आई एक्सरसाइजेस की जाती हैं।
फॉर कन्वर्जेंस इनसफिशिएंसी, ना तो चश्मा हटाने के लिए कोई एक्सरसाइज है दुनिया में, ना आपके आंख में कोई मोतियाबिंद है उसको हटाने के लिए कोई एक्सरसाइज है दुनिया में, ना ही कोई पर्दे की प्रॉब्लम ट्रीट करने के लिए एक्सरसाइज है, ना ही नजर बढ़ाने की कोई एक्सरसाइज है। अगर आज की डेट में आपकी विजन 6/9 है या 6/12 है और आप मेरे पास आओ डॉक्टर साहब कोई ऐसी एक्सरसाइज बता दो कि ये 6/6 हो जाए नजर, वो पॉसिबल नहीं है। अगर आपको कोई इस तरह की एश्योरेंस दे रहा है तो ही इज मिसलीडिंग यू, ऐसा नहीं पॉसिबल है। आई ये एक्सरसाइजेज आपने सिर्फ बड़ा आपको इम्पोर्टेंट कन्वर्जेंस। पॉइंट टच करा है। मेरे बेटे की क्लास में मैं देखती हूँ कि बच्चों को चश्मा लगा है, तो उनकी जो मदर्स हैं, वो जनरली आपस में ये डिस्कशन करते हुए नज़र आती हैं कि क्या खाएँ कि ये ठीक हो जाए या क्या एक्सरसाइज़ करें, और कमाल की बात है लोग उनको सजेशन भी दे रहे हैं आस-पास के कि तुम पता नहीं कैरेट्स खाओ तो ठीक हो जाएगा या ये वाली एक्सरसाइज़ करो तो नहीं इट विल हाँ, वो रिवर्ट हो देखो जो जाएगा। जो ऐसा नहीं है, देखो जो डाइट है ना, हुँ, कोई भी डाइट हो, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स हैं, कैरेट्स हैं, एंटीऑक्सीडेंट्स हैं, फिश है, ओमेगा 3 ओमेगा 6, ये सब एंटीऑक्सीडेंट्स हैं। हुँ, और हमारे पर्दे के अंदर रेगुलरली ऑक्सीडेटिव डैमेज चलता रहता है। वो हुँ, पर्दे में ही नहीं पूरी बॉडी में चलता है, क्योंकि हमारे जो सेल्स हैं वो रोज बन रहे हैं, रोज डीजनरेट हो रहे हैं, रोज बन रहे हैं, रोज डीजनरेट हो रहे हैं। राइट, राइट, तो राइट। जब हम कुछ एंटीऑक्सीडेंट्स खाएंगे उससे हमारी ओवरऑल हेल्थ अच्छी रहेगी, हमारी हुँ, ऑकुलर हेल्थ अच्छी रहेगी, हमारे हमारे पर्दे में जो एज रिलेटेड डीजनरेटिव चेंजेस आने हैं, हमारे लेंस में जो डीजनरेटिव चेंजेस आने हैं विद एज, वो प्रिवेंट हो जाएंगे, वो डिले हो जाएंगे। अब जैसे एज के साथ झुर्रियां पड़ती हैं, एज के साथ बाल सफेद हो रहे हैं, उसी तरह से आंख के अंदर भी एज के साथ कुछ चेंजेस आते हैं। ऑब्वियसली वो आएंगे, वो आपको भी आएंगे, वो मुझे भी आएंगे, वो हर एक पेशेंट को आएंगे, उसको हम प्रिवेंट नहीं कर सकते हैं। अब हुँ। आज आप 2-2 किलो गाजर रोज खाने लग जाओ और सोचो कि मेरी आंखों में कभी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, ऐसा नहीं होगा। चीजें डिले हो सकती हैं। मतलब आपकी एक गुड बैलेंस डाइट लेने ऑकुलर, से आपकी ओवरऑल हेल्थ अच्छी हो सकती है, बट आप सोचे हाँ, कि वो चीज़ ओवरऑल ठीक हो हेल्थ जाए तो अच्छी ऐसा नहीं रहेगी। होता है। हाँ, बट ऐसा नहीं है कि अगर आपको -6 का चश्मा है और आप आज घर घर 2 किलो गाजर ले आए हैं कि मैं रोज गाजर खाऊंगी मेरा चश्मा उतर जाएगा, दैट इज नॉट पॉसिबल, दैट विल नॉट गाजर हैपन ऑल्सो। खाऊँगी या फिर ये एक्सरसाइज करेंगे तो नज़र ठीक हो जाएगी, ऐसा नहीं नहीं, होता है। उसके लिए आपको नहीं चश्मा ऐसा नहीं लगाना ही होता, पड़ेगा। हाँ, चश्मा लगेगा। सही। चश्मा लगेगा, देखिए कॉन्टैक्ट लेंस लगा लो, चश्मा हुँ, उतारने वाली सर्जरी करवा लो, मतलब सर्जरी करा लो। उसके अलग-अलग कारण हैं कि आपको चश्मा क्यों आ रहा है, वो हुँ, करवा सकते हैं, बट ये लाइफ़स्टाइल और इन सब से मतलब बेसिकली उससे नहीं फ़र्क पड़ता है। हुँ, हाँ, सही, सही। नियर कुछ वर्क जो कुछ है, हाँ, अगर आप कुछ बहुत डिज़ीज़ ज़्यादा है कि आपका बीपी लाइफ़स्टाइल से ठीक हो जाए या शुगर, बट आई थिंक आईज़ इज़ समथिंग कि वो उसके लिए आपको मेडिकल इंटरवेंशन चाहिए। मेडिकल इंटरवेंशन चाहिए, प्लस आपको लाइफ़स्टाइल बेसिकली अगर आप बहुत ज़्यादा स्क्रीन टाइम आपका बहुत ज़्यादा है, हुँ, नॉट हुँ, इन योर एज, इन माय एज, बट छोटे हुँ, बच्चों के केस में, छोटे अगर हुँ, आपने 4 साल के बच्चे को मोबाइल पकड़ा दिया है, 100% श्योरिटी है कि उस बच्चे को जब वो बड़ा होगा 7-8 साल का, 10 साल का, उसको चश्मे का नंबर आएगा ही आएगा, आए क्योंकि बच्चा सारा दिन नजदीक के ऊपर ही फोकस कर रहा है, सारा दिन मोबाइल स्क्रीन में देख रहा है, दूर में वो देख ही नहीं रहा है, तो ब्रेन को अडेप्ट ही नहीं हो रहा है कि दूर की विजन उसके लिए कैसी है, इसलिए उसको चश्मे का नंबर आ जाता है। ऐसे कुछ हार्मोन्स, ऐसे केमिकल सिक्रीट होते हैं आई के अंदर, अगर आप लगातार स्क्रीन पे लगे रहोगे, कि वो आपकी आंख की एक्सिल लेंथ को बढ़ा देते हैं। तो आंख आंख की अगर दूर का आपकी नज़र लेंथ बढ़ कमज़ोर जाएगी, होती है। हाँ, उस केस में दूर की नज़र कमज़ोर हो जाती है। आज अब आप देख लो, हर छोटे बच्चे को चश्मा लगा है। आज हुँ, से 15-20 साल पहले इतना प्रेवलेंट नहीं था चश्मा। ये जो रिफ्रैक्टिव एरर है, इतना ज़्यादा इंड्यूस हो रहा है, वो इसी वजह से है कि आउटडोर एक्टिविटीज़ कम हो गई हैं। सनलाइट एक्सपोज़र बहुत इंपॉर्टेंट है आईज़ के लिए, वो नहीं हो रहा है। सारा दिन बच्चे घर पे रहते हैं, स्कूल में पढ़ाई स्क्रीन्स पे हो रही है, घर पे वही आके कोविड आपका के जो, टाइम पर 2 साल लगातार लोग बच्चे बहुत स्ट्रेन कर रहे हैं। हाँ, कोविड के टाइम पे स्क्रीन में सब कुछ हुआ है, यहाँ तक कि इतनी सारी स्टडीज़ भी हैं, साइंटिफिक हुँ, रिसर्च है कि कोविड के टाइम पे मायोपिया का जो प्रोग्रेशन है, वो हुँ, बहुत बड़ा है बच्चों के अंदर। बढ़ा है। तो ये तो साइंटिफिकली प्रूवन है। तो अगर हम मिथ्स की बात कर ही रहे हैं, तो एक और क्वेश्चन हमारे पास आया था, इवन दो आई साउंड देम टू मी दे साउंड वेरी फनी, बट स्टिल कैन आई इंप्रूव माय आईसाइट बाय स्टेयरिंग एट द सन ड्यूरिंग अ सोलर इक्लिप्स? मतलब आपको हंसी नहीं, आती है उससे ऐसे आँख, क्वेश्चन सुन के? आई थिंक उससे नज़र इम्प्रूव तो नहीं होगी, बल्कि आपको सोलर रेटिनोपैथी ज़रूर हो सकती है। सो देयर इज़ अ कंडीशन इन द आई व्हिच इज़ नोन एज़ सोलर रेटिनोपैथी। तो अगर आप वो जो फ़िल्म लेके डायरेक्टली कंसंट्रेट करते हो, वो कई बारी कंसंट्रेटेड बीम आपके रेटिना पे जाके हिट कर सकती है। एंड अभी मैं रिसेंटली, आई एम नॉट किडिंग, मैंने 3 दिन पहले ही एक पेशेंट देखा है हु इज़ अ पेशेंट ऑफ सोलर रेटिनोपैथी। उनको बेसिकली वही सूर्य ग्रहण की तरफ उन्होंने देखा अराउंड 5-6 साल पहले, एंड उनको परमानेंट डैमेज हो गया एक आंख के अंदर, एंड नथिंग कैन बी डन अबाउट इट, क्योंकि एक बार पर्दे के सेल जो आपके डैमेज हो जाते हैं, उनको हम रिप्लेस नहीं कर सकते हैं। तो वही है कि सो आप अपने आप से वही है कि, लोग डॉक्टर ना बने, ध्यान रखिए, डॉक्टर से सजेशन लें, और या ये मिथ्स हैं जो चली-चलाई बातें आ रही हैं, उनका क्या रेलेवेंस है, आप एक बार अगर आपको बहुत स्ट्रॉन्ग फीलिंग आती है, तो यू कैन डिस्कस विद द डॉक्टर बिफोर डिसाइडिंग टू डू एनी सर्जरी।
व्हिच कुड बी मतलब ये लाइफ Def डैमेज आपको हो सकता है। हाँ, नेक्स्ट कंडीशन की अगर हम बात करें, बीपी हमने डिस्कस कर लिया है, अगर नेक्स्ट कंडीशन की हम बात करें तो विल टॉक अबाउट डायबिटीज़, जो कि बहुत कॉमन है आजकल। इसमें शायद जो मेरी समझ है वो ये कहती है कि शुगर लेवल्स कुछ ब्लड में आपके ऊपर-नीचे हो जाते हैं, जिसकी वजह से डायबिटीज़ लोग फेस करते हैं। तो इसकी वजह हाँ से जी, हाँ जी। क्या आई कॉम्प्लिकेशन आती है डायबिटीज़ की वजह से? तो डायबिटीज़ जो है बेसिकली मैंने काफ़ी बारी अपने और भी सेशंस में बताया है कि इंडिया इज़ नोन एज़ द डायबिटिक कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड। इस टाइम पे जो सबसे ज़्यादा प्रेवलेंट डिज़ीज़ इंडिया में है, जो एपिडेमिक है, वो डायबिटीज़ का है। अब डायबिटीज़ इतना ज़्यादा प्रेवलेंट है कि उसकी वजह से अब जो और भी कॉम्प्लिकेशंस हैं, वो भी बहुत ज़्यादा आ रही हैं, क्लिनिकली हमें देखने में। तो आई पॉइंट ऑफ व्यू से जो डायबिटीज़ है, उसकी वजह से डायबिटिक रेटिनोपैथी बहुत कॉमन है। तो डायबिटिक रेटिनोपैथी की बहुत सारे स्टेजेस होते हैं। आप इसको ऐसे लेके चलो कि माइल्ड फॉर्म से लेके बहुत ही सीवियर फॉर्म में डायबिटिक रेटिनोपैथी प्रेजेंट कर सकती है आई के अंदर। इसके अलावा अपार्ट फ्रॉम रेटिनोपैथी, डायबिटीज जो आपकी ऑप्टिक नर्व है उसको अफेक्ट कर सकती है, जिसको हम इस्चेमिक ऑप्टिक न्यूरोपैथी बोलते हैं। और आपकी आई के अंदर जो कैटरैक्ट है उसका प्रोग्रेशन बढ़ सकता है, जो मोतियाबिंद होता है। तो इस तरह से बहुत सारे मल्टीपल चीजें हैं जो डायबिटीज से हो सकती है। एज फार एज रेटिना इज कंसर्न्ड, अगर आपका अनकंट्रोल्ड डायबिटीज है तो उसकी वजह से आपको परमानेंट ब्लाइंडनेस भी हो सकती है, जो मतलब कि जो विजन जो है वो इरिवर्सिबल ब्लाइंडनेस भी हो सकती है। जैसे कि आपकी आई के अंदर डायबिटिक ट्रैक्शनल डिटैचमेंट हो सकती है, आपको विट्रस हेमरेज हो सकता है, और डायबिटिक मैकुलर एडीमा हो सकता है। बहुत सारे कंडीशन है, पर्दे के ऊपर झिल्ली बन सकती है डायबिटीज की वजह से। तो इस तरह से जो डायबिटीज है वो आपकी विजन को बहुत सीवियरली इफेक्ट कर सकता है। तो आप अगर मेरा इंस्टाग्राम पे कंटेंट भी देखेंगे, उसमें भी मैंने बहुत सारी रील्स डायबिटीज से रिलेटेड बनाई है, बिकॉज डायबिटीज के पेशेंट्स बहुत ज्यादा हैं। हम क्लिनिकली जो रेटिनल स्पेशलिस्ट हैं, हम बहुत सारा डायबिटीज देखते हैं, क्योंकि डायबिटीज इंडिया में बहुत ज्यादा कॉमन है, और उस वजह से डायबिटिक रेटिनोपैथी भी बहुत ज्यादा प्रेवलेंट है इन आर पेशेंट्स। एज़ यू सेड इंडिया इज़ अ डायबिटिक कैपिटल, तो अगर हम बात करें अगर किसी को डायबिटीज़ हो गया है, तो क्या प्रिवेंटिव मेजर्स है? अभी उसको आँख में कोई प्रॉब्लम नहीं आई है, बस डायबिटीज़ है। तो क्या प्रिवेंटिव मेजर है जिससे कि हम ये अफ़ेक्ट होने से थोड़ा मिनिमाइज़ कर सकें या थोड़ा कंट्रोल कर सकें? क्या कुछ इस तरह तो से प्रिवेंट तो डायबिट अगर किसी को डायबिटीज है तो उसके लिए रेगुलर फंडस स्क्रीनिंग होना बहुत जरूरी है, रेटिना स्क्रीनिंग होना बहुत जरूरी है। तो डायबिटीज बेसिकली दो तरह का होता है ब्रॉडली, जैसे कि टाइप 1 डायबिटीज एंड टाइप 2 डायबिटीज। जो टाइप 1 है वो यंग एज में होता है पेशेंट्स को, जिनमें इंसुलिन यूजुअली लगता है, और टाइप 2 जो है वो नॉन इंसुलिन डिपेंडेंट है, जिनको ओरल हाइपोग्लिसिमिक ड्रग्स चलते हैं, जो ओल्ड एज में होता है पेशेंट्स को। अब जो टाइप 1 डायबिटिक है, उसमें कोई लेटेंट पीरियड नहीं होता, मतलब कि वो सडनली आपको पता लगता है कि आपको डायबिटीज है। ऐसे पेशेंट्स के अंदर तो यूजुअली रिकमेंडेड है कि आपको जिस दिन डायबिटीज डायग्नोज हुआ है, उसके 5 इयर्स के बाद आपको अपना फंडस स्क्रीनिंग करवाना चाहिए। जबकि जो टाइप 2 डायबिटिक्स हैं, जिनको सपोज आफ्टर अ पर्टिकुलर एज उनको डायबिटीज पता लगा है कि उनको डायबिटीज हो गया आफ्टर 50-60 इयर्स एज में, जिनको होती है नॉन इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज, उनको तो इमीडिएटली अपना फंडस एग्जामिनेशन कराना चाहिए। अपना फंडस एग्जामिनेशन का मतलब है कि अपना रेटिना एग्जामिनेशन करवाना चाहिए, क्योंकि उनके अंदर ऑलरेडी जिस टाइम पे उनको डायबिटीज डायग्नोज हुआ है, क्योंकि बहुत लॉन्ग स्टैंडिंग डिजीज रहा होगा, उस वजह से उनको पर्दे में ऑलरेडी चेंजेस आ रखे होते हैं। जैसे मैंने आपको ब्लड प्रेशर के बारे में बताया, उसी तरह से कई बार ऐसा होता है कि पेशेंट हमारे पास रूटीन चेकअप के लिए आता है, और हम उनके पर्दे में ऐसे चेंजेस देखते हैं, और जब उनको डायबिटीज के टेस्ट वगैरह करवाते हैं तो उनमें डायबिटीज निकलता है। बहुत सारे अनअवेयर डायबिटिक्स या न्यूली डायग्नोज डायबिटीज हम आई एग्जामिनेशन के थ्रू पिक कर सकते हैं। दैट इज़ क्वाइट राइट। डॉक्टर की एडवाइस है कि आपको अगर डायबिटीज़ हो जाए तो रूटीन चेकअप इज़ मस्ट। आप इंतज़ार ना करें कि आपकी आँखें खराब हो तो फिर जाएँ। आप रूटीन चेकअप आप लेते रहें एंड डू एज़ द डॉक्टर इज़ एडवाइसिंग यू। पर एक चीज़ और मैंने प्रेवलेंट देखी है इंडिया में, क्या होता है कि जब आपको कोई चीज़ लंबे टाइम तक आपको पता है ये ठीक नहीं होता है, तो लोग आसान रास्ते शॉर्टकट्स ढूँढते हैं कि कहीं से कुछ ना एक शॉर्टकट मिल जाए, ये तो इनसे तो ठीक होगा नहीं, पर हम कहीं और चले जाते हैं या फिर देसी नुस्खे अपना लेते हैं। तो एक इसी तरह का मैंने कहीं पर क्वेश्चन पढ़ा था, उसमें था कि मैं अपनी आई ड्रॉप्स को अगर डेली डोज़ ऑफ सिनेमन से कर दूँ रिप्लेस, तो क्या कंट्रोल हो जाएगी डायबिटीज़ मेरी आँखों में? हालाँकि आँखों में तो शायद डायबिटीज़ नहीं होती। तो पर ये है इस तरह नहीं, की देखिए क्वेश्चन था। ऐसा नहीं है, मतलब जो भी आपने डोंट थिंक रिवर्स होती है, अब वो शुगर बिकॉज फ्री वाला जो मैं तो आजकल कॉन्सेप्ट चला है कि शुगर फ्री हम खा लें या गुड़ खा लें, मैंने आपकी रील भी देखी थी, दैट वाज़ वेरी फनी कि मैं गुड़ खा रहा हूँ तो मुझे डायबिटीज़ नहीं होगी। हाँ, तो अगर तो इस तरह ये की तो मेरा एक पेशेंट ही था,
क्योंकि मेरी मेरी आदत है कि मैं अपने पेशेंट से पहले बात करता हूँ, ये नहीं कि डायरेक्टली आए और उनको देखना शुरू कर दिया। तो जो भी पेशेंट आता है डायबिटीज को, उनसे यही पहली बात पूछी जाती है कि आपका शुगर कंट्रोल कैसा चल रहा है। आई चेक करने से पहले मेरा फर्स्ट क्वेश्चन यही होता है कि शुगर कंट्रोल आपका कैसा चल रहा है। एंड उस पेशेंट ने मेरे को आगे बोला, डॉक्टर साहब जब से आपने बोला शुगर कंट्रोल करनी है तब से मैंने चाय में चीनी छोड़ दी है, अब मैं चाय तो गुड़ के साथ लेता हूँ। तो दैट वाज दैट जस्ट स्टक माय माइंड कि मतलब डिस्पाइट टेलिंग हिम सो मच कि आपको अपना मेटाबॉलिक कंट्रोल, आपको अपनी डाइट अच्छी रखनी है, ये अब उनके दिमाग में कहाँ से आया है, उनके आसपास के रिश्तेदारों ने, आस पड़ोस ने कुछ बताया होगा कि चलो यार नहीं, चीनी छोड़ पर दो, ये गुड़ ले मिथ लो, है गुड़ कि वो हेल्दी है। व्हाइट शुगर आजकल बिल्कुल विलेन बना दिया है। तो उसको आप कहते हैं कि आप गुड़ से खा लो या वो खा लो, जो आपने कहा ना शक्कर खा लो। तो वो एक देसी चीज़ है, तो उसमें कोई मिलावट नहीं है, तो वो हार्मफुल नहीं है। व्हाइट शुगर इज़ अ विलेन। नहीं देखो, अगर आप कंपैरिजन करोगे तो डेफिनेटली जो चीज रिफाइंड है उसके थोड़े ड्रॉबैक्स हो सकते हैं, बट अगर आप ग्लाइसीमिक इंडेक्स की बात करोगे, एक न्यूट्रिटिव वैल्यू की बात करोगे किसी चीज की, तो चाहे वो व्हाइट शुगर है, चाहे ब्राउन शुगर है, चाहे वो शक्कर है, चाहे गुड़ है, चाहे वो मिश्री है, कुछ भी है, उन सब के अंदर तो चीनी नुकसान दे इक्वल रही है तो अमाउंट दे ऑफ रही है, शुगर्स आपको है। कंट्रोल करना पड़ेगा। हाँ, वो ऐसा नहीं है कि आप शुगर को गुड़ से रिप्लेस कर दोगे कि मैं गुड़ खा लेता हूँ तो ठीक रहेगा। पढ़ा होगा या सुना होगा, वो ये कहने की कोशिश कर रहे हैं कि अगर हम आई में सिनेमन डाल दें तो डायबिटिक रेटिनोपैथी रिवर्स हो जाएगी कि नहीं, कि डायबिटिक रेटिनोपैथी से रिलेटेड जो चेंजेस हैं वो ठीक हो जाएंगे कि नहीं। देखो, उससे आई के चेंजेस क्या, उससे तो डायबिटीज भी। मैं नेट पर देखती हूँ या रील्स पर देखती हूँ कि वो, हालाँकि आई विल नॉट टेक नेम्स, वो सेल्फ एक्लेम्ड गुरुज़ हैं, उनके पास गए, वो बात करते-करते ठीक हो जाते हैं पेशेंट्स ना। मैंने आपके उस पर भी रील देखी थी, तो क्या आप देखो, कैसा आई थिंक यू कैन फीलिंग टेक कैसी नेम्स। आती है देखकर? हाँ, हाँ, कैसी फीलिंग आती है आपको देख कर के, मतलब ये क्या चल क्या रहा मेरे को अगर कोई ऐसी रील दिखती है, मैं तो उस पर डायरेक्ट इमीडिएटली कोई रिएक्शन रील बना देता हूँ, बिकॉज आई जस्ट वांट पीपल टू नो। अगर मेरी रील से या मेरी किसी वीडियो से अगर 100 में से एक इंसान भी समझ है? जाए, तो आई थिंक माई मैसेज इज कन्वेड। इवन इफ 99 पीपल ऑफ देम स्टिल बिलीव कि वो गुरु या फिर वो कुछ भी आपको दूर से वाईफाई ट्रीटमेंट के थ्रू आपका कैटरेक्ट निकाल सकता है, एंड 99 ऑफ देम बिलीव, बट 1% एक इंसान सोचे कि नहीं यार, किसी ने अगर इस पे बताया है तो हो सकता है कि ये गलत है, हमें वहां जाके अपना टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए और आई डॉक्टर को दिखाना चाहिए। क्योंकि मेरे जो रील्स का कॉन्सेप्ट है वो बेसिकली मोर ऑफ एजुकेशन प्लस एंटरटेनमेंट है। So I don't call it just an educative content or an entertainment content. I usually like to call it as edutainment content. कि उसमें entertainment भी है, but एक deep message है जो अगर कुछ लोग भी समझ जाए, I think my purpose is solved. And I think that is the language that people is understanding. Education plus humor. So that is how people are Yeah. relating the stuff. उनको एकदम हिट करता है। अब मैं तो ये ऐसी वीडियोस देखती हूँ तो थोड़ा दुख होता है कि लोग किस चीज़ पर ट्रस्ट कर रहे हैं। हो सकता है पता नहीं, फिर सोचती भी हूँ कि शायद ठीक होते हैं, इससे क्यों आते हैं, या फिर वो प्लान्ड है। लेकिन उसके बाद लोग आते हैं तो शायद वो फेथ होता है तो ठीक भी हो जाते हो, या उनके मन में ऐसा होता हो कि हम ठीक हो गए। आई डोंट नो, बट दुःख एज होता है देखकर। हाँ, एज एज अ हेल्थ केयर प्रोफेशनल, देखिए मैं तो रोज ऐसे पेशेंट से मिलता हूँ, रोज उनसे बात करता हूँ। अगर मैं 10 में से आई थिंक 7 से 8 पेशेंट जरूर होंगे जिन्होंने देसी नुस्खे अपनाए होंगे। मे बी आई डोंट नो वो काम करता है कि नहीं, बिकॉज मैं उस चीज आई का थिंक स्पेशलिस्ट नहीं हूँ, हाँ, बट देसी नुस्खे तो फिर भी स्टिल फाइन है, लेकिन मुझे तो ये बहुत अजीब लगता है कि आप जा रहे हैं, वो बात करें, लाइक यू सेड ना कि ब्लूटूथ या कौन से वाईफाई कनेक्शन से ठीक कर दे रहे हैं बीमारियां, देख भी नहीं रहे हैं। अभी अभी एक वीडियो है जो काफी ज्यादा वायरल हो रही है, जिसमें वो कह रहे हैं कि उन्होंने मोतियाबिंद का इलाज एक मंत्र पढ़ के कर दिया, मोतियाबिंद का भी, और एंड दैट गले इज में भी नॉट कुछ था। पॉसिबल। हाँ, गले में भी कुछ था, बात वो मंत्र भी नहीं पढ़ रहे हैं, बात करते करते ठीक हो गया। अरे तुम्हें क्या दिक्कत थी, देखो आंख से ठीक हो तुम। हाँ, समथिंग टू अवर नेक्स्ट टॉपिक। हाँ, माइग्रेन या फिर हाँ ओके, माइग्रेन, ये जो हेडेक से आपका कनेक्शन होता है माइग्रेन का, कि बहुत आँखों में, सर में दर्द रहता है, इसकी वजह से आँखों पे प्रेशर पड़ता है। अगर मैं अपनी बात करूँ, मुझे भी थोड़ा-सा हेडेक की प्रॉब्लम रहती है। आई एम नॉट श्योर कि वो माइग्रेन है। सम पीपल से माइग्रेन और साइनेक्स कुछ मिक्स चलता है। तो मैं जब फ़ोन देखती हूँ, हालाँकि ऐसा नहीं है कि मुझे दिख नहीं रहा है, बट वो खुद ही मेरी एक आँख ना प्रेशर से बंद होने लगती है। तो क्या ये माइग्रेन का कनेक्शन होता है आँखों पर, नहीं या वो है? देखो, फर्स्ट थिंग इज कि एज एज एन आई डॉक्टर हम लोग माइग्रेन के पेशेंट्स को ट्रीट नहीं करते हैं। दैट इज अ ब्रांच विच इज डेल्ट बाय न्यूरोलॉजिस्ट, वो न्यूरोलॉजिस्ट हैं, वो ट्रीट करते हैं। बट हाँ, डेफिनेटली माइग्रेन के अंदर विजुअल सिम्टम्स आ सकते हैं पेशेंट्स को, जिसमें उनको बहुत सारी लाइट या फिर विजुअल डिस्टर्बेंस फील हो सकती है, फ्लिकरिंग फ्लैशेस, इस तरह के सिम्टम्स फील हो सकते हैं, फोटोफोबिक हो सकते हैं पेशेंट्स। बट इसका जो प्राइमरी ट्रीटमेंट है वो न्यूरोलॉजिस्ट के पास ही है। अगर आपको कभी भी माइग्रेन का बहुत, जैसे आप बता रहे हैं कि आपको बीच बीच में कभी हैवीनेस सेंसेशन फील होती है या वो हो रहा है, आई डोंट थिंक वो माइग्रेन की वजह से है। देयर इज अ एंटिटी व्हिच इज नोन एज डिजिटल आई स्ट्रेन।
डिजिटल आई स्ट्रेन का मतलब है कि अगर आप बहुत देर तक डिजिटल डिवाइसेस पे हैं, आप 7 to 8 आवर्स कंप्यूटर्स पे हैं, लैपटॉप्स पे हैं, मोबाइल्स पे हैं, तो आपकी आईज के जो मसल्स हैं वो वीक हो जाते हैं, एंड देन उसकी वजह से आपको स्ट्रेन पड़ता है आई पे, जिसको आई स्ट्रेन बोलते हैं, डिजिटल आई स्ट्रेन बोलते हैं। तो वन शुड नॉट कंफ्यूज कि डिजिटल आई स्ट्रेन वर्सेस द विजुअल सिम्टम्स जो माइग्रेन की वजह से होते हैं, विच इज नोन एज माइग्रेन विद ऑरा, एंड दिस इज द टर्म ऑरा, AURA। तो उसके अंदर बेसिकली माइग्रेन के साथ एसोसिएटेड कुछ विजुअल सिम्टम्स आ सकते हैं। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू डिफरेंशिएट। और जो माइग्रेन वाले पेशेंट्स होते हैं, दे आर वेल अवेयर, जब भी उनको माइग्रेन का अटैक आने लगेगा, वो इतने समझदार होते हैं पेशेंट्स, दे गेट टू नो कि हाँ, हमें अब ये ऑरा के सिम्टम्स आ रहे हैं, हमें विजुअल डिस्टर्बेंसेस हो रहे हैं, मोस्ट लाइकली द माइग्रेन का अटैक आने वाला है। So they should always take their medicines on time, because I am not the neurologist, but I know कि अगर किसी को माइग्रेन है, they should take their medicines on time, they should consult their neurologist regularly। and अगर आपको कुछ भी, क्योंकि जो ये माइग्रेन विद ऑरा या विजुअल सिम्टम्स है, यूजुअली कुछ ना कुछ स्ट्रेस की वजह से ट्रिगर अप होते हैं, या तो बहुत देर तक लैक ऑफ स्लीप है, टू मच ऑफ स्मोकिंग, टू मच ऑफ अल्कोहल, या काफी स्ट्रेस है, वेदर कंडीशंस काफी एक्सट्रीम है, उन केसेस में इस तरह से ये माइग्रेन आपको इंड्यूस हो सकता है। तो उन चीजों को अवॉइड करना है। एंड आई थिंक फ्रॉम आई पॉइंट ऑफ व्यू तो हम कुछ डेफिनेट ट्रीटमेंट देते नहीं है, बट अगर आपका माइग्रेन या उसकी मेडिसिन आपकी वेल प्रिस्क्राइब्ड है और आप उसको अच्छे से ले रहे हैं, तो यू शुड बी इन गुड हैंड्स, और आपको ये विजुअल डिस्टर्बेंसेस वगैरह होने नहीं चाहिए। तो लाइक यू सेड कि अगर आपको माइग्रेन की वजह से आँखों में प्रॉब्लम है तो न्यूरोलॉजिस्ट इज़ द बेस्ट पर्सन टू गाइड यू थ्रू। या हाँ, तो कमिंग टू द नेक्स्ट डिजीज़ दैट वी हैव टुडे इन आवर टॉपिक दैट इज़ आर्थराइटिस, जो जॉइंट्स की प्रॉब्लम। तो ये मुझे तो ख़ैर नहीं समझ में आया कि जॉइंट्स का आई पर क्या कनेक्शन? तो आप बताएँ डॉक्टर आशीष के जॉइंट्स से। देखो, जो जो आर्थराइटिस है ना, जिसको हम रूमेटॉइड हुँ, आर्थराइटिस बोलते हैं, दैट इज एन ऑटो इम्यून डिजीज। हुँ, ऑटो इम्यून डिजीज का क्या मतलब है कि हमारी जो बॉडी की इम्यूनिटी है, वो हुँ, हमारी बॉडी के अगेंस्ट एक्ट कर रही है। तो अगर आपको रूमेटॉइड आर्थराइटिस है, तो यू हैव अ सिस्टेमिक ऑटो इम्यून डिजीज, आपकी बॉडी में एक ऑटो इम्यून डिजीज का पैटर्न रन कर रहा है, उसकी वजह से आपकी आईज अफेक्ट हो सकती हैं। अब ऑटो इम्यून मतलब कि जो बॉडी की अपने इम्यून सेल्स हैं, वो आपकी बॉडी के नॉर्मल सेल्स के अगेंस्ट ही काम कर रहे हैं। तो उसके अंदर आंख के अंदर यूजुअली यूवियाइटिस नाम की एक कंडीशन होती है, वो बहुत कॉमन है इन पेशेंट्स ऑफ रूमेटॉइड आर्थराइटिस। यूवियाइटिस का मतलब है कि आपकी आंख, जो यूविया स्पेशलिस्ट जिस चीज को देखते हैं, तो यूवियाइटिस का मतलब है कि आपकी आंख में इन्फ्लेमेशन या सूजन का आ जाना। उसमें आईज आपकी रेड हो सकती हैं, आपको लाइट बहुत ज्यादा दिख सकती है, ग्लेयर हो सकता है, बहुत डिस्कम्फर्ट हो सकता है, आपको विजन तक लॉस हो सकता है। तो नॉर्मली रूमेटॉइड आर्थराइटिस के पेशेंट्स में इस तरह के सिम्टम्स आते हैं। इसी तरह से एक कंडीशन और है जो आर्थराइटिस की ही लाइन पे होती है, जिसको हम बोलते हैं एंकलाइजिंग स्पॉन्डिलाइटिस। तो एंकलाइजिंग स्पॉन्डिलाइटिस के पेशेंट्स में भी यूवियाइटिस बहुत कॉमन है। इन पेशेंट्स के अंदर जो रूमेटॉइड आर्थराइटिस के हैं या एंकलाइजिंग स्पॉन्डिलाइटिस है, इनको यूवियाइटिस के अलावा ड्राई आईज हो सकती हैं। बहुत 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 कॉमन है ड्राई आईज इन पेशेंट्स में। इसी तरह से इनको जो हमारा ये व्हाइट वाला एरिया है आंख का, जो व्हाइट है वो रेड हो जाता है बहुत ज्यादा, उसको स्क्लेराइटिस बोलते हैं। तो उनमें स्क्लेराइटिस बहुत कॉमन है। तो जो भी इन्फ्लेमेटरी कंडीशंस है आंख की, वो ऑटो इम्यून डिजीजेस के साथ लिंक्ड है। और आपको अगर बॉडी में कोई भी ऑटो इम्यून डिजीज है, चाहे वो जॉर्गन सिंड्रोम है, रूमेटॉइड आर्थराइटिस है, और इन्फ्लेमेटरी बाउल डिजीज है, इस तरह से बहुत सारी मल्टीपल सिस्टेमिक कंडीशंस हैं जो कि रूमेटोलॉजिस्ट देखते हैं। अब हर एक चीज के लिए अलग डॉक्टर है। अब जो ऑटो इम्यून डिजीजेस जो सिस्टेमिकली आपको हो रहा है, रूमेटॉइड आर्थराइटिस हो रहा है, गाउट हो रहा है, एंकलाइजिंग स्पॉन्डिलाइटिस हो रहा है, अगर तो आपको सिर्फ वही प्रॉब्लम है, तो आपको रूमेटोलॉजिस्ट के पास जाना है। उसकी वजह से आंख में कोई दिक्कत आ रही है, तो आपको एक ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट या यूवियाइटिस स्पेशलिस्ट के पास आना है। ये कुछ ब्रांचेस ऐसी हैं जिसमें हम कोलैबोरेटिवली पेशेंट को ट्रीट करते हैं। मतलब इट इज ट्रीटेड बाय बोथ रूमेटोलॉजिस्ट एंड एन ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट और आई स्पेशलिस्ट। तो क्योंकि सिस्टेमिकली ये डिजीजेस हमारी आंख को अफेक्ट करती हैं, तो ये मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोच के साथ ही डिजीज को ट्रीट किया जाता है। थैंक यू सो मच फॉर टेलिंग दिस। अगर हम ये इन डिजीज की जो हम बात कर रहे हैं, आपने इन्फॉर्मेशन दी, थोड़े कॉम्प्लिकेटेड डिजीज है और इनके वजह से शायद जो आईज पर भी फर्क पड़ रहा है, वो कॉम्प्लिकेटेड ही फर्क पड़ रहा है। तो जैसे अगर हम ड्राई आईज की बात करें या कंजक्टिवाइटिस की बात करें या डिजिटल आई स्ट्रेन की बात करें, तो इनमें कॉमन चीजें डॉक्टर बता देते हैं कि आप आंख बंद कर लें, आंख को वॉश करें, या ओवर द काउंटर आप ड्रॉप्स ले सकते हैं। तो ये जो बाकी कॉम्प्लिकेटेड डिजीज है, माइग्रेन, शुगर, तो इनमें भी ऐसा कुछ है जो आप पेशेंट्स को सजेस्ट करते हैं कि आप घर पर ये सब तो कर ही लें, या फिर स्पेशलिस्ट से देखिए, मिलके जो 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 गाइडेंस मिल रही है वही करें?
सीधी सी बात है, जो तो सिस्टेमिक सिस्टेमिक का मतलब है जो बॉडी की, जो सिस्टेमिक डिजीजेस की वजह से आई में प्रॉब्लम आ रही है। अगर आपका सिस्टेमिक डिजीज कंट्रोल्ड है, चाहे वो हाइपरटेंशन है, चाहे ब्लड प्रेशर है, चाहे थायराइड है, चाहे रूमेटॉइड आर्थराइटिस है, चाहे गाउट है, चाहे एंकलाइजिंग स्पॉन्डिलाइटिस है, अगर आपकी सिस्टेमिक डिजीज कंट्रोल्ड है, तो आपकी आईज हेल्दी रहेंगी, उसमें कोई प्रॉब्लम आनी नहीं चाहिए। अगर आपकी आई में कोई प्रॉब्लम आ गई है, तो आपको रेगुलर फॉलोअप पे आना है। वो आपका जो ट्रीटिंग फिजिशियन है, ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट है, वो आपको एक पर्टिकुलर पीरियड के बाद बुलाएगा, डिपेंडिंग अपॉन की डिजीज में कितनी सेवेरिटी है। जैसे यूवीआईटिस के पेशेंट्स हैं, अगर उनको फ्रेश एक फर्स्ट एपिसोड आया यूवीआईटिस का, उनको मैं हर 2-2 हफ्ते में बुलाता हूँ स्टार्टिंग में। एवरी 2 वीक्स में हमें देखना पड़ता है कि जो हम उनको ट्रीटमेंट दे रहे हैं, उससे जो आँख के अंदर सूजन है, वो कितनी कम हो रही है। इसी तरह से अगर रेटिनोपैथी का पेशेंट है, डायबिटिक रेटिनोपैथी, अगर तो उसको माइल्ड डिजीज है, तो उसको मैं हर 6 महीने पे बुलाऊँगा। अगर उसको मॉडरेट टू सीवियर डिजीज है, तो उसको मैं हो सकता है 3 से 6 महीने के बीच में कभी भी बुलाऊँ। अगर सॉरी पेशेंट को टू ट्रैक्शनल इंटरप्ट, डिटैचमेंट, सॉरी टू इंटरप्ट, बड़ा जेनरिक सा मैं क्वेश्चन पूछ रही हूँ। लाइक आपने कहा कि आप रूटीन चेकअप के लिए बुला रहे हैं, तो आप क्या मेडिसिन खाने की देते हैं या ड्रॉप्स रहती हैं? व्हाट इज इट दैट नहीं, ऐसे कोई आप पर्टिकुलर जेनरिक जो आंसर नहीं है? सिस्टेमिक नहीं, वो तो केस टू केस डिपेंड करेगा कि किस केस में कौन-सी मेडिसिन उन्हें देनी है। सही। So I think that was very informative. I would suggest, as per the discussion with the Dr. Ashish, कि आप इन सब चीजों पे ध्यान दें, आइस को इतना लाइटली ना लें। एंड कमिंग एक लाइटर नोट पर अगर हम बात करें, हमने थोड़ा सीरियस बात कर ली है, मेडिकल टर्म से बात कर रहे थे, जिनको ये डिजीज है उनको तो आई एम श्योर कि उनको कनेक्ट कर पा रहे होंगे और समझ भी पा रहे होंगे। जिनको नहीं है, जैसे मुझे बहुत ज्यादा इसमें माइग्रेन या बीपी का मुझे समझ आती है, लेकिन फिर भी आपने इतना क्लैरिटी से बताया कि मुझे भी समझ आ रही है। तो ये टेक्निकल टर्म्स के बाद अगर हम लाइटर नोट पर आपकी प्रैक्टिस से रिलेटेड बात करें, तो क्या आप कुछ शेयर करना चाहेंगे? कुछ ह्यूमरस इंसिडेंट, इतने पेशेंट्स आप देखते हैं कि कुछ हरकतें वो लोग कर जाते हैं, जैसे मैं आपकी रील्स में देखती हूँ, जगह पर बाहर लड़ाई हो रही है, आप अंदर सीरियस पेशेंट को देख रहे हैं, या कोई ऐसी स्टोरी आप हमारे व्यूअर्स के साथ शेयर करना चाहेंगे? समथिंग एज़ इट इज़ इन योर फोर्टे कि आप ह्यूमरस वे में उन चीज़ों को लेते हैं। देखिए, ये जो भी ह्यूमरस कंटेंट मैं डालता हूँ, इट इज़ ऑल बेस्ड ऑन रियल लाइफ इंसिडेंट्स, मैं कुछ मन से बनाता नहीं हूँ। तो नहीं, वही मोस्टली हम तो वो सुनना आप चाह रहे हैं, क्योंकि आप इन एंड आउट इतने पेशेंट रोज़ देख रहे हैं, तो आई एम श्योर कि आपको अलग-अलग स्टोरीज़ मिल रही हैं, बिहेवियर्स दिख रहे हैं लोगों के। समथिंग दैट यू वुड लाइक टू शेयर विदाउट टेकिंग नेम्स? हाँ। तो जैसे एक पेशेंट अभी जो रिसेंटली मुझे याद आ रहा है, मे बी कपल ऑफ डेज पहले की बात है। तो एक पेशेंट है जिनको डायबिटीज की वजह से प्रॉब्लम आ गई थी पर्दे में, एंड उनको मल्टीपल इंजेक्शंस लगे एंटी वेजेफ के, एंड वो ठीक, उनकी विजन काफी अच्छी 6/9 विजन थी। देन सडनली उन पेशेंट को स्ट्रोक हो गया, बिकॉज उनका जो ब्लड शुगर था वो कंट्रोल नहीं रह रहा था। देन पेशेंट मेरे पास वापस अराउंड 3 महीने बाद आए हैं, तो मैंने उनको फिर बताया कि आपको देखो स्ट्रोक हो गया है, तो आपको अपना ख्याल और अच्छे से रखना है, और आपको, वो ड्रिंकिंग बहुत करते थे साथ में, तो मैंने उनको बोला कि आपने ड्रिंकिंग भी नहीं करनी है, आप ड्रिंकिंग अवॉइड करो। तो वो कहते ठीक है डॉक्टर साहब, ड्रिंकिंग मैं अवॉइड करूंगा, मैं कोशिश करता हूँ। एंड फिर उसके बाद वो स्टिल अपना शुगर, ब्लड प्रेशर, ही वाज नॉट वेरी कीन ऑन कंट्रोलिंग हिज ब्लड पैरामीटर्स, एंड उनको फिर से रेकरेंट स्ट्रोक हो गया आफ्टर फ्यू मंथ्स। तो मीन्स उनका बॉडी का लेवल कंट्रोल इतना अच्छा नहीं था, तो ही अगेन केम टू मी, एंड ही केम इन अ वेरी डिसअपॉइंटेड वे, एंड ही वाज लाइक कि डॉक्टर साहब, आपने मुझे दारू बंद करने के लिए बोला था, और ना ये दारू बंद करने से मेरे को दारू बैक मार गई। these are his डायरेक्ट, मतलब these are his ऐसे। words, एग्जैक्ट वर्ड्स। एंड मैं पहली बार में तो कॉम्प्रिहेंड ही नहीं कर पाया कि उन्होंने क्या बोलने की कोशिश करी, बट ही मेंट कि जब तक तो मैं पी रहा था, तब तक तो मेरा सब कुछ ठीक चल रहा था। आपने मुझे बोला कि आप बंद कर दो पीना, वो पीना ना पीने की वजह से मेरी बॉडी में ऐसे कुछ रिएक्शन हो गया कि मुझे स्ट्रोक हो गया है। सो इट वाज ह्यूमरस एज वेल एज वेरी एस्टोनिशिंग एट द सेम टाइम। तो आई डिडंट नो कि मैं इसको कैसे रिएक्ट करूं, मैं क्या बोलूं, क्या समझाऊं पेशेंट को कि आप दोबारा पीना शुरू कर दो। मतलब ही वाज लाइक कि डॉक्टर साहब, मैंने पीनी बंद कर दी है, इस वजह से मेरे को ये हुआ है, जो मेरे को स्ट्रोक हो गया है, वो आपने मेरे को बोला था कि पीनी बंद कर दो, मैंने शराब पीनी बंद कर दी और देखो मेरे को स्ट्रोक हो गया। तो दैट वाज आल्सो वेरी, मतलब इट सडनली हिट मी कि यार, अब इसमें क्या कर सकते हैं हम, बताइए क्या, मतलब फनी भी है एंड एट द इट इज। सेम टाइम थोड़ा थॉट प्रोवोकिंग है कि क्या सजेस्ट करें अब हम। हाँ, वही, मतलब दिस इज वन ऑफ द इंसिडेंट व्हिच आपने अभी मेरे को पूछा, तो सडनली मुझे याद आया, तो सब कुछ ना दूसरा कुछ अक्सर होता ये भी रहता है होता है, रोज। इतनी भीड़ होती है, मुझे नहीं पता कि आईज वाले उसमें डिपार्टमेंट में क्या रहता है, बट जनरली मैं देखती हूँ ओपीडी में बहुत भीड़ होती है, लोगों की जगह पे लड़ाई हो रही होती है, नंबर आने पे लड़ाई होती है, तो आपको अंदर वो आवाजें आ रही होती हैं, कभी आप हैंडल इंटरवीन करते हैं उसमें, या नहीं बस ठीक है, जो हाँ, बाहर देखिए, से आने वो देख लेंगे? हाँ।
एज अ डॉक्टर हम तो वहाँ पे वी आर देयर टू प्रोवाइड आवर सर्विसेज एंड हाँ, प्रोवाइड बेस्ट टू द पेशेंट्स। तो कभी ऐसा कुछ हो भी रहा है तो आई आई ट्राई टू रिमेन काम एंड पेशेंट्स को भी काम करने की कोशिश करते हैं, उनको समझाने की कोशिश करते हैं कि देखिए एवरी पेशेंट हु इज सिटिंग इन माय रूम ही इज इम्पोर्टेंट टू मी। ऐसा नहीं है कि आप बाहर खड़े हैं तो आपको हम नंबर से ही बुला सकते हैं। जो अंदर मरीज है, अब ऐसा भी नहीं है कि हम अंदर फ्री बैठे हैं, जब नेक्स्ट आपका टर्न आएगा आपको टर्न वाइज ही बुला पाएंगे हम, बिकॉज एवरी पेशेंट इज इम्पोर्टेंट। और हर किसी को लगता है कि उनकी जो प्रॉब्लम है वो दूसरे से बड़ी है। अगर 10 मरीज बैठे हैं बाहर, उनको लगेगा सबको कि यही पहले लगता है मेरे को उनकी देख लिया सीवियर है जाए। प्रॉब्लम। हाँ, मतलब लेट्स टॉक अबाउट योर इंस्टा जर्नी कि हाउ दिस क्लिक्ड एंड हाउ यू स्टार्टेड। तो कहाँ से शुरू हुआ? कब आपकी कोई फर्स्ट रील वायरल हो गई? उससे आपको थोड़ा-सा मोटिवेशन आया? मतलब कैसे मतलब शुरू करा रील बनाना? कैसे आइडिया कि मैं भी बनूँ? कितना नहीं टाइम लग जाता है एक्चुअली आप लोगों को? हाँ, आई स्टार्टेड दिस इन आई थिंक 6 months बैक। हाँ, तो हाँ। 6 months पहले मैं आई स्टार्टेड इट एज मोर ऑफ एन एजुकेशनल चैनल कि चलो यार वंस आई गेट फ्री आई एम एट होम, मेरा जिम वगैरह हो गया है एंड स्टिल हैव 3-4 hours लेफ्ट टू एंड द डे। तो मुझे लगता कुछ है कि चलो यार कुछ कंस्ट्रक्टिव किया फोटोज जाए। वगैरह, हाँ कुछ कंस्ट्रक्टिव किया जाए जस्ट टू एजुकेट पीपल। जो भी लोग आ रहे हैं, पेशेंट्स आ रहे हैं, दे विल नो अबाउट देयर डिजीज अगर मैं कुछ बीमारी के बारे में डालूंगा। तो स्टार्टिंग में तो 2-3 महीने तो चैनल बहुत स्लो था, मैं सिर्फ नॉर्मली कुछ भी एजुकेटिव कंटेंट डाल रहा था। बट देन आई थॉट कि लोग इतना इसके साथ रिलेट नहीं कर पा रहे हैं, हुँ, जो पेशेंट्स हैं उनको इतने टेक्निकल टर्म समझ नहीं आते हैं। तो हुँ। इवेंचुअली आई स्टार्टेड मेकिंग लिटिल ह्यूमरस कंटेंट अलोंग विद इट। तो मेरी जो फर्स्ट रील जो वायरल हुई थी, जो जो विच वाज अ शॉकर फॉर मी एंड आई डिडंट एक्सपेक्ट इट टू गो दैट वायरल, वो ये थी कि आई जस्ट शॉट अ सिंगल फ्रेम, एक अपना ऐसी आई थिंक कैमरा पड़ा था एंड इट सडनली मैंने एक रील डाल दी ऐसी कि डॉक्टर के बाल जब तक सफेद नहीं होते तब तक उसको कोई समझदार नहीं समझता। तो इट वाज अ सिंगल लाइन कैप्शन विद सम ह्यूमरस म्यूजिक एंड थोड़ा सा वो था एंड दैट रील एक्चुअली वेंट वेरी वायरल एंड देन आई क्या सडनली हुआ आपने रियलाइज्ड किसी कि टाइम डाली और फिर आपने अचानक देखा तो बढ़ गई? वाज़ समथिंग लाइक दैट? हाँ मतलब इट ग्रू, मतलब जितना मोर देन, क्योंकि उससे पहले मैं ऑलरेडी 200 पोस्ट डाल चुका था, मे बी 150-200 पोस्ट। बट जब वो रील डाली तो देन आई सडनली रियलाइज्ड कि मे बी आई वाज एबल टू सी कि मेरे ऑडियंस किस चीज से ज्यादा किस रिलेट कर चीज़ पा से रही है। समझ आ रहे हैं या कौन-सी लैंग्वेज दैट इज़ हाउ हाँ यू ग्रो इन एनी प्रोफेशन ना कि आप जो भी कर रहे हाँ, हैं तो उससे यू इवॉल्व। बेसिकली मे बी क्रैकिंग द कोड ऑफ इंस्टाग्राम कि हाँ ये कैसे, हाउ शुड आई एक्चुअली ट्राई टू कन्वे माई मैसेज। हाँ, तो व्हाट वर्क्स देन फॉर ऑडियंस। हाँ एंड द होल आइडिया वाज कि उसको बहुत कंस्ट्रक्टिव वे में प्रेजेंट करना है अपने डाटा को। अब ऐसा नहीं है कि मैं कुछ भी रैंडम पोस्ट कर देता हूँ, एवरीथिंग हैज सम इनसाइट की जो भी मैं ऑब्वियसली। डालूं इट कन्वेज समथिंग। हाँ कभी कभी हो सकता है कुछ रैंडम स्टफ भी होता है, बट इट इज मोस्टली रिलेटेड टू टेलिंग माई पेशेंट्स व्हाट इज गुड फॉर देम, कुछ एजुकेटिव कंटेंट एंड उसके साथ थोड़ा ह्यूमर। जैसे आपने पहले भी बताया कि आजकल लोगों को एजुकेशन प्लस ह्यूमर ज्यादा समझ आता है और अकेला एजुकेशन तो लोगों को समझ कम आता है, बिकॉज दे बिकॉज द अटेंशन स्पैन इज सो लेस। इंस्टाग्राम आल्सो प्रमोट्स कि आप छोटी रील्स बनाओ। अब उन छोटी रील्स में कुछ अच्छा मैसेज देना है तो आई थिंक आई फाउंड द बड़ा राइट वे कि क्रिएटिविटी इस उसके तरह लिए से कर बड़ा सकते। क्रिएटिविटी और टाइम चाहिए सोचने के लिए। तो जब आपकी रील वायरल होगी तो आपको डेफिनिटली मोटिवेशन मिली होगी। तो वहाँ से फिर आपने सोचा कि मुझे सीरियसली अब लेना चाहिए, थोड़ा-सा अपने जो टेस्टिंग टेक्निक से ये भी जो है टेस्ट करना चाहिए कि क्या वर्क करता है, क्या नहीं। तो थॉट प्रोसेस कुछ रहा या हाँ बस मतलब रैंडमली आप अभी करते गए? हाँ, अभी भी मतलब इट इज नॉट लाइक कि इट इज माई सोल और प्राइमरी थिंग टू बी डन। आई अंडरस्टैंड। मतलब मेरे लिए मेरा काम ही सबसे इम्पोर्टेंट है। एंड इंस्टाग्राम ओके इट इज फाइन, पीपल आर लविंग माय वर्क एंड इट गिव्स मी अ मोटिवेशन कि मैं और रील्स बनाऊं। बट इट इज नॉट लाइक कि मैं सारा काम धंधा छोड़ के सारा दिन यही सोचता रहता हूँ कि इंस्टाग्राम पे कैसे करना है। आई टू बी वेरी फ्रैंक आई स्पेंड नॉट मोर देन 10 to 15 minutes ऑन इंस्टाग्राम एंड टू मेक अ सिंगल रील और सिंगल वीडियो आई दैट इज द मैक्सिमम टाइम आई टेक। एक बार सुबह अगर पोस्ट कर दिया देन द एंटायर डे आई डोंट यूज माय इंस्टाग्राम एट ऑल। मे बी इवनिंग में एक बार आई जस्ट चेक कि कैसा चल रहा है, कंटेंट क्या हो रहा है। बट आई जस्ट प्रेफर कि आई स्टे नॉट स्टे अवे बट आई डोंट गिव सो मच ऑफ टाइम कि मैं सारा दिन आई सारा जस्ट दिन ये डोंट वांट अब टू सारा वेस्ट दिन ये माय टाइम। सोचेंगे तो प्रैक्टिस कैसे करेंगे आप? हाँ, तो इट इज जस्ट दैट कि आई समटाइम्स इट कम्स रैंडमली, समटाइम्स इट इज देयर इन माय माइंड, आई डिले इट कि चलो यार किसी दिन वीकेंड पे फ्री होंगे तो तब बना लेंगे। इट इज अगर लाइक मैं दैट। हाँ, आई एम इनटू डिजिटल मार्केटिंग तो सबका यूज़ का यही क्वेश्चन होता है मतलब कि तो वही होता है ना कि उनको बहुत शॉर्ट टर्म रिजल्ट चाहिए कि कैसे फॉलोअर्स बढ़ाएँ या कैसे क्या करें, कैसे वायरल होना है। तो आई थिंक इट इज़ अ जर्नी। यू
assess yourself कि क्या चीज़ वर्क कर रही है या क्या आपका टैलेंट है जो आप दे सकते हैं। इट्स नॉट लाइक कॉपिंग लाइक यू से ना कि राइटर्स बॉर्न नहीं होते हैं, आप उनको पॉलिश तो कर सकते हैं बट किसी को लिखना नहीं सिखा सकते। तो समथिंग लाइक दैट कि अगर आपके अंदर क्रिएटिविटी है तो है और हाँ, नहीं है तो बेसिकली नहीं है। आपको अपना हुँ, हुँ। आपको अपना नीश देखना है। मुझे इवन आई नेवर न्यू कि मैं इतना ह्यूमरस कंटेंट प्रेजेंट कर सकता हूँ। लाइक दिस इज यू हु टेलिंग मी कि आपका कंटेंट बहुत फनी है। पीपल टेल मी कि आपका कंटेंट बहुत फनी है। बट आज से 6 महीने पहले आई नेवर थॉट कि मैं फनी भी हो सकता हूँ। कि मतलब आई यूज इट इज जस्ट दैट कि जो मैं Maybe they माइंड are में real आया उसको। stories, like you said, they are real stories that are you are not creating them. They are real, हाँ, but मे बी दे आर रियल हाँ, लेकिन आप उनको एंड कनेक्ट कर पा रहे हैं कि कैसे किस चीज़ से कनेक्ट करके डालें। हाँ, लोग उससे रिलेट कर पाते हैं मोस्ट ऑफ द टाइम्स, तो आई थिंक दैट इज व्हाई पीपल लाइक इट। एंड बिकॉज दोज आर ऑल रियल इंसिडेंट्स व्हिच हैपन। जो मेरे साथ हो रहा है वो हो सकता है जो साउथ इंडिया में कोई डॉक्टर बैठा है उसके साथ भी हुआ हो। तो ही इमीडिएटली रिकनेक्ट्स कि हाँ यार, अब ये जो मैंने डाला कि गुड़ में चाय वाली बात, आई थिंक वो बहुत सारे लोगों ने पेशेंट को समझाने की कोशिश करी होगी एंड दे सडनली रिलेटेड कि हाँ यार ये तो बात सही है। सही। एंड डाइटिशियंस ने भी काफी देखा होगा कि यार हमारे पास पेशेंट इसी तरह से आ रहे हैं। तो आई थिंक it is more of it is a realistic content. It is more of a not a copied one and more of the original thing. तो ओरिजिनल उस थिंग, वजह से हाँ। आई थिंक अगर मैं हाँ आई अपकमिंग थिंक दैट इज इन्फ्लुएंसर्स की बात करूँ तो उनके क्वेश्चन्स होते हैं कि आप कौन सा कैमरा यूज़ करते हैं, टूल यूज़ करते हैं, वीडियो एडिटिंग कैसे करते हैं? तो कुछ है स्पेशल जो आप यूज़ करते हैं या जस्ट जेनेरिक अपना मोबाइल कैमरा I या use this in my iPhone 15 Pro. I have it right now. तो मैं तो उसी से बस उसी का फ्रंट ट्राइपॉड कैमरा पे या लगाया बैक और कैमरा आपने शूट कर लिया? उससे कर दिया। एंड एडिटिंग आल्सो आई डू इट इन द Instagram ओनली। एक एडिटिंग ऐप है मेरे पास। इनिशियली आई वाज यूजिंग फेमी ऐप, देन आई गॉट इन शॉट। मतलब वो एक इन दो ऐप्स शॉर्ट हाँ, रखी आई हुई हैं थिंक कभी किसी। आईफ़ोन पर तो आपके इनबिल्ट रहती हैं 2-3 चीज़ें, वो हो ही जाता है उससे। हाँ, वो करके बट मोस्ट ऑफ द एडिटिंग आई थिंक द मतलब जो दैट इज माय परसेप्शन कि इंस्टाग्राम ट्राइज टू पुश दैट कंटेंट जो इंस्टाग्राम से ही एडिट किया गया है। हुँ, मतलब अगर आप जितना कम उसको कहीं और एडिट करोगे और जितना आप इंस्टाग्राम पे उसको इंस्टाग्राम के जितने फीचर एडिटिंग फीचर्स यूज करके आप रील बनाओगे उतना ज्यादा इंस्टाग्राम उसको पुश करता है। दिस इज व्हाट आई फील। आई एम वेरी न्यू टू दिस फील्ड, सो आई एम नॉट द बट फिर आई भी डोंट नो अब आई एम द आपके जो राइट। ऑब्जर्वेशन से ऑब्वियसली आप ऐसे ही लर्न हाँ, करते हो, तो सबके अपने अलग-अलग आई ऑब्जर्वेशंस होते हैं। हाँ, आई फील कि अगर इंस्टाग्राम पे आपको ग्रो करना है तो इंस्टाग्राम की एडिटिंग फीचर्स को यूज करो। अगर इंस्टाग्राम ने आपको कैप्शंस वाला कुछ ऑप्शन दिया तो वो यूज करो। इंस्टाग्राम ने म्यूजिक दिया तो इंस्टाग्राम का म्यूजिक यूज करो। इंस्टाग्राम ने कोई फिल्टर्स दिए हैं तो इंस्टाग्राम के फिल्टर्स यूज करो। इंस्टाग्राम ने कुछ ट्रांजिशन इफेक्ट्स दिए हैं तो इंस्टाग्राम के ही ट्रांजिशन इफेक्ट्स यूज करो। तो इंस्टाग्राम उस चीज को ज्यादा पुश करता है। दिस इज व्हाट आई फील। तो आप भी किसी को फॉलो करते हो इंस्टा पे कोई इन्फ्लुएंसर है जो आपको बड़ा अच्छा लगता है कि बड़ी अच्छी रील्स बनाते हैं तो मे बी फॉर द आइडियाज और समथिंग हाँ आई थिंक एक दो लोग हैं बट मेरे को उनका एग्जैक्टली नाम नहीं याद एग्जैक्ट नहीं पता तो किस है। तरह का वो मेडिकल आई कंटेंट भी थिंक बनाते हैं या कुछ भी हाँ, प्रोफेशनल ये there's this optometrist, I think she's in US। एक उनको फॉलो करता हूँ मैं, जो वन ऑफ द फ्यू इन्फ्लुएंशियल पीपल। नहीं तो नॉर्मली मोस्ट ऑफ द एकेडमिक पेजेस को फॉलो करता हूँ। दे आर नॉट मेकिंग सो मच ऑफ रील्स। जो मेरे फॉलोअर्स, आई थिंक आई फॉलो वेरी लेस पीपल, नॉट बिकॉज कि आई डोंट वांट टू फॉलो, बट जिनके साथ मैं ज्यादा कनेक्ट कर पाता हूँ उस चीजें को कर लेता हूँ। और मेरा थोड़ा सा इंटेलेक्चुअल माइंड सेट है, तो मैं यूजुअली जो क्लिनिकल पेजेस हैं वो ज्यादा फॉलो करता हूँ। तो उनमें इतना ह्यूमरस कंटेंट शायद नहीं है। तो वो फॉलोअर्स मेरे जिनको मैं फॉलो करता हूँ वो थोड़ा तो अलग आप वो तरह का। गैप फिल कर पा रहे हो हाँ गैप फिल कर पा रहे हो आप फिर वो हाँ, मतलब थोड़ा बहुत चल रहा है। चलिए इट्स ओके तो बिफोर वी एंड हियर बट एक एडवाइस मैं अगर पूछूं यंग इंडिविजुअल जो एस्पायर कर रहे हैं क्योंकि आजकल मैं देखती हूँ हर कोई इन्फ्लुएंसर बनना चाह रहा है तो कोई सीक्रेट फॉर्मूला है वायरल होने का फॉलोअर्स बढ़ाने का दैट आप एक क्या क्या एडवाइस आप एक यूथ को देना चाहेंगे नहीं, आई थिंक यू आर द फर्स्ट पर्सन हु इज आस्किंग मी एंड लेबलिंग मी एज एन इन्फ्लुएंसर। ट्रस्ट मी। हाँ मैंने इन्फ्लुएंसर एज इन अपने यू आप हैव 20,000 फॉलोवर एंड एज यू सेड वो 6 मंथ्स में आपके बढ़ गए तो दिस इज हाउ जर्नी बिगिंस नाउ हाँ, मतलब बिकॉज आई नेवर ड्रेम्ट ऑफ या आई नेवर थॉट ऑफ कि यार मैं आज इंस्टाग्राम इसलिए चला रहा हूँ कि मेरे को इन्फ्लुएंसर बनना है, या फिर क्योंकि बिकॉज दिस वाज नेवर माय प्राइमरी थिंग टू हाँ बी आपका डन। प्राइमरी प्रोफेशन नहीं है आई अंडरस्टैंड हाँ, तो इट वाज तो आई नेवर थिंक लाइक वही दैट। है किसी चीज बट के लिए आप डेस्परेट हो तो मुश्किल है नहीं तो आपको ऐसे ही मिल जाती है चीजें मतलब शायद आई आगे थिंक आप whatever you're doing Instagram पे, तो आई थिंक if somebody wants to grow just try to be original as far as possible। मतलब हर चीज को बहुत कॉम्प्लेक्स दिखाने की जरूरत नहीं है। अगर मैं आज भी आपके सामने बैठा हूँ और मुझे कोई रील बनानी है, आई वुड नॉट ट्राई टू चेंज द बैकग्राउंड ऑफ माई हाउस, या मैं बहुत सुंदर करने की कोशिश करूंगा या बहुत कुछ। मतलब बिकॉज
99% of people who are हमने on देखा है अभी भी Instagram. बहुत रूरल बैकग्राउंड वाले भी बड़ा हिट हो जा रहे हैं, तो इट्स नॉट लाइक कि आप That एस्थेटिक अनटिल अनलेस आप इंटीरियर डिजाइनिंग दिखा रहे हो, तो हाँ, इट बिकॉज़ डजंट मैटर दैट इज़ एनीथिंग। बिकॉज़ क्योंकि जो 99% ऑफ लोग इंस्टाग्राम पे हैं, वो एक नॉर्मल इंसान है। वो अगर आपने घर पे आपके कुछ पड़ा है पीछे, ज़रूरी नहीं कि आपको उसको छुपाना है कि मेरी वीडियो में अच्छा लगे, बिकॉज़ वो हर किसी के घर पे पड़ा है। हर किसी के मतलब घर तो पे पड़ा है। आप किसी के साथ तभी वो कोरिलेट कर चेयर हर पाएँगे। किसी के घर पर है जिस पे कपड़े होते हैं सारे, हाँ। हाँ, डेफ़िनेटली तो मतलब इट इज़ समथिंग लाइक दैट कि उसमें कुछ छुपाने वाली या शर्माने वाली बात नहीं है। एंड हर कोई कुछ मतलब जो भी मैं कई बारी स्टोरीज़ भी डालता हूँ, आई डोंट ट्राई टू मेक देम वेरी एस्थेटिक। आई जस्ट फील कि यार इफ आई एम डूइंग इट, 99% ऑफ पीपल आर आल्सो डूइंग इट। मतलब तो उसमें कुछ कभी-कभी बहुत जब ज़्यादा ओरिजिनल सुंदरता कंटेंट लाने नहीं होता है तो शायद एस्थेटिक्स उसको कवर करता है, और ओरिजिनल कंटेंट हो तो रेस्ट ऑफ द थिंग डजंट मैटर। हाँ, मतलब आई डोंट से कि एस्थेटिक मत बनाओ, ऑब्वियसली इट लुक्स गुड, बट उसमें कुछ बहुत ज़्यादा वो करने की ज़रूरत नहीं है कि आपको लगे कि अगर ये नहीं होगा तो शायद हो सकता है कि मेरा कंटेंट ग्रो ना करे, ऐसा नहीं होगा। मतलब आई थिंक जस्ट ट्राई टू बी हाँ, मैं ओरिजिनल आजकल देख रही हूँ एंड इन्फ्लुएंसर्स को, दे आर वेरी ग्राउंडेड, वेरी डाउन टू अर्थ, तो बहुत ही कॉमन सी चीज़ें दिखा रहे हैं, पीपल आर कनेक्टिंग विद देम, उनको लग रहा है ये हमारे जैसे ही है। और कुछ भी नहीं होता है, बड़ी हिट होती है, तो आई जस्ट केप्ट वंडरिंग कि ये चल क्या रहा है? बट मेबी वो शायद आई कनेक्ट कर पा थिंक रहे हैं इसलिए हिट हो रही नो, हैं। एंड आई थिंक इंस्टाग्राम इज़ अ वेरी क्रेज़ी प्लेटफॉर्म एंड वी डोंट नो एवरी 6 मंथ्स इट कीप्स चेंजिंग इट्स एल्गोरिदम। एल्गोरिदम, हाँ, फिर कभी कुछ सोशल मीडिया के तो एल्गोरिदम हर वक़्त चेंज होते हैं। every 6 months I think you need to just keep updating yourself थोड़ा बहुत मतलब I don't say कि बहुत ज़्यादा एफर्ट। जैसे स्टार्टिंग में मुझे बहुत प्रॉब्लम होती थी वीडियो एडिटिंग और इन सब में, बिकॉज़ आई वाज़ हम उस बैकग्राउंड से नहीं है। लास्ट जी, इतने बिल्कुल। 30 साल तो सिर्फ पढ़ने में निकाल दिए। तो एंड कभी एडिटिंग वगैरह तो सोचा भी नहीं था कि एडिटिंग भी कर सकते हैं। सोचा नहीं था, देन बट इट शार्प सडनली माइंड्स है तो सीख ही लेते हैं, अडॉप्ट करना ईज़ी होता है। मतलब वही हाँ, थोड़ा बहुत यूट्यूब से देख लिया, थोड़ा बहुत खुद ट्राई किया। नाउ आई आई हार्डली स्पेंड नॉट मोर देन 5 और 10 मिनट्स टू एडिट अ वीडियो, एंड वो भी कभी चलते-फिरते, कार में ड्राइव करते हुए, रेड लाइट पे खड़ी है कार 1 मिनट के लिए, तो फटाफट कुछ उस तरह से करके जस्ट सेविंग माय टाइम कि आई डोंट स्पेंड सो मच ऑफ टाइम डूइंग स्टफ ऑन इंस्टाग्राम। दैट इज़ माय थैंक टेक यू ऑन इट सो कि मच डॉक्टर आशीष फॉर दिस ब्यूटीफुल कन्वर्सेशन, और आइस के बारे में आपने इतनी इन्फॉर्मेशन दी, आई एम श्योर कि हमारी जो ऑडियंस है उनको हेल्प मिली होगी। और उसके बाद भी अगर किसी के कोई क्वेश्चन है, दे कैन ड्रॉप इट इन द कमेंट, एंड आई थिंक आप जो डॉक्टर आशीष है वो डेफिनेटली आंसर इट, और इनका जो पेज है आपको जाकर फॉलो करें इंस्टा पर, एंटरटेन करें और अपने आप को इन्फॉर्मेशन भी अपनी लेते रहें। तो आई विश यू गुड लक फॉर योर फ्यूचर एंडेवर्स ऑन थैंक यू सो मच। इट वाज़ इंस्टा। एक्चुअली it was my pleasure to connect with you and hopefully connect with other people also जो किसी को भी कोई queries हैं, they can always approach me and I'm always happy to help them.